माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के इतिहास भाग 2 का दूसरा चैप्टर यानी कि 8 देखेंगे। 8 चैप्टर है, 8वां चैप्टर, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित कहना। इसका 7वां चैप्टर था बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्रियों के मालिक, कि किस तरीके से व्यक्ति लोहा बनाते थे, फिर जो कुछ बुनकर होते थे काम करते थे, और कौन कौन से व्यक्ति स्वयं के फैक्ट्री का मालिक होते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे फैक्ट्रियों का स्थापना होती है और फिर वह पूरे विश्व में छा जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना, यानी कि स्वयं अपने देश के और राष्ट्र को शिक्षित करना। करा है पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों को किस तरह के प्रभाव पड़ रहे थे। और इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थी के जीवन पे क्या असर पड़ रहे हैं। इनकी हमने जो चीज़ें पहले चैप्टर में देख चुके हैं वह विद्यार्थी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। और विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को भी बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाते और भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाते थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे और इन सवालों पे कई दशक तक बहस चलती रही। यानी कि उनके पास भी इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं था, कोई पुख्ता जवाब नहीं था कि भारतीयों को सभ्य कैसे बनाया जाए। यहाँ पे एक दिया है भाषाविद, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, यानी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता। यह चित्र दिखाया गया विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, यानी कि विलियम जोन्स जो अंग्रेज है वो फारसी भाषा सीखते हुए चित्र में दिखाए गए हैं। पहला टॉपिक है हमारा अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, यानी कि जो अंग्रेज थे वह शिक्षा को किस नजरिए से देखते थे, इसके बारे में पढ़ना है। करा कि आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पे भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पे कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्राच्यवाद की परंपरा। करा कि सन 1783 में विलियम जोन्स के नाम से एक सज्जन कलकत्ता आए। इन किसके नाम से? विलियम जोन्स का 1783 में कहाँ आए? कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, यानी कि वह कानून के पढ़ाई अच्छी तरह से जानते भी थे, इसीलिए वो कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता के आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। और कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था। यानी कि एक
भाषा से नहीं, वो कई भाषाओं और कई चीजों के वो ज्ञाता बन चुके थे। जोन्स ने पाया कि उसमें कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। यानी कि जो भारतीय चीजें थी उसे क्या कर रहे थे, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे थे, बदल रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये आपको एक चित्र दिखाया गया, किसका है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक का। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। कौन, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। कह रहे कि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। यानी कि भारत की जो भी संस्कृतियां थी, जो भी परंपराएं थे, जो भी रीति रिवाज थे, वो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव डालते थे, उसका आदर सम्मान करते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो चला और उसकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। कहने का मतलब अगर हमको आज जानना है आज, तो हमें सबसे पहले कल को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जोन्स और कोलब्रुक क्या कर रहे थे, भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ करके उसके प्राचीन जानकारियां ले रहे थे। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उनको विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। यानी कि जो भारतीय इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी अपने अतीत के बारे में जान जाएंगे। और इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। एक तरीके से वो अभिभावक भी बन गए और मालिक भी बन गए। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर के कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना किया जाए। और इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिससे वे आदर और महत्व दें। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए और इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं। उनके कहने कुछ गांववासी इनकी जो भारतीय थे वो कह रहे थे कि हम उन्हीं चीजों को सिखाएं जो लोग जिन चीजों को पहले से जानते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यानी कि सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था भी हो सकता है। मदरसा जहाँ पे व्यक्ति अपने भाषा सीखने जाता है। ये चित्र है कि वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट
1830 अब कलकत्ता का स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर को पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाज और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहले कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और फिर उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ के ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। ये थे वारेन हेस्टिंग्स के चित्र, यानी कि उसमें जो प्रतिमा दिखाई गई है। फिर करा है 1791 बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट है। 1791 बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दे। अभी भी बनारस में ये हिंदू कॉलेज है। ये संस्कृत विद्यालय, वहाँ पे हिंदू विद्यालय है वहाँ पे अभी भी। और देश का शासन चलाने में मदद मिले, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी यानी कि एशिया के भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ाना लिखना और पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलम शब्द करा कि यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थायी भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आ रहा कि पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे और उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील की कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ उसी में से कह रहे हैं कि इनको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और इन्हें पर खर्च करना जरूरी नहीं है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए। यानी कि वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जो उनके लिए उपयोगी हो, बस उतना ही चलाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीक सफलताएं हासिल कर ली गए हैं। और फिर 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और भी तीखा हो गया और फिर थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। और फिर मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की ओर कोई भी शाखा की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी का ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा और फिर यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास के अवगत हो जाएंगे। यानी कि वो कह रहे थे कि अगर अंग्रेजी पढ़ा दिया तो धीरे धीरे वो अन्य साहित्य के बारे में भी धीरे सीख जाएंगे। लेकिन इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। फिर मैकाले के मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर
1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। और इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे थे और अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगे और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यह अपने आप में क्षरण का शिकार होते जा रहे और अंधकार के मंदिरों में घिरे जा रहे थे और फिर स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल दूसरे पार्ट में हम देखेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा। आज के बस, धन्यवाद।